तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आज़ादी मिलेगी, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। जैसे नारे, भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानी में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम इतिहास में अमर है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और देश को आज़ादी दिलाने का अहम भूमिका निभाया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा आज भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। पढ़ाई लिखाई में अव्वल और अद्भुत प्रतिभा के मालिक कहे जाने वाले स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से अत्यंत प्रभावित थे। नेताजी का योगदान और प्रभाव इतना बड़ा था कि कहा जाता है कि अगर उस समय नेताजी भारत में उपस्थित रहते तो शायद भारत एक संघ राष्ट्र बना रहता और भारत का विभाजन नहीं होता। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकी नाथ बोस कटक शहर के एक मशहूर वकील थे। प्रभावती और जानकी नाथ बोस के कुल मिलाकर 14 संतानें थीं, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र उनकी 9वें संतान और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। नेताजी अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कटक के एक स्कूल से की और फिर बाद में सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी के लिए उनके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के केम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेज दिया। अंग्रेजी शासन काल में भारतीय के लिए सिविल सर्विसेज में जाना बहुत ही कठिन था, किंतु उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा में 4था स्थान प्राप्त किया था। 1921 में भारत की बढ़ती राजनीति गतिविधियों का समाचार पाकर बोस ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और वो भारत लौट आए। सिविल सर्विसेज छोड़ने के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे। वास्तव में महात्मा गांधी एक उदार दल का नेतृत्व करते थे और वही सुभाष चंद्र बोस एक जोशीले क्रांतिकारी के दल में थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचार अलग अलग थे, लेकिन ये अच्छी तरह से जानते थे कि महात्मा गांधी का भी मकसद वही है जो हमारा है, यानी कि देश का आज़ादी। सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर नेताजी ने ही संबोधित किया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। ये नीति गांधीवादी आर्थिक विचारों के अनुकूल नहीं था। 1939 में बोस पुनः एक बार गांधीवादी प्रतिनिधि को हराकर विजयी हुए। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया था। बोस का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों से मिलकर आज़ादी हासिल की जा सकती है। उनके विचारों को देखते हुए उन्हें ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में नजर बंद कर दिया, लेकिन वो अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की सहायता से वहां से भाग निकले और वो अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए जर्मनी जा पहुंचे। सक्रिय राजनीति में आने से पहले नेताजी ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया था। वह 1933 से 1936 तक यूरोप में रहे थे। यूरोप में ये दौर था कि हिटलर के नाजीवादी और मुसोलिनी के नाजीवाद और फाशीदावाद का निशाना इंग्लैंड था, जिसमें पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी एक तरफा समझौता थोपे थे। वे उसका बदला इंग्लैंड से लेना चाहते थे। भारत पर भी अंग्रेज़ों का कब्जा था और इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई में नेताजी को हिटलर और मुसोलिनी में भविष्य का मित्र दिखाई दे रहा था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ऐसा उनका मानना था कि स्वतंत्रता हासिल करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ कूटनीतिक और सैन्य सहयोग की भी जरूरत पड़ती है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी की। उन दिनों की एक अनीता नाम की एक बेटी भी थी जो वर्तमान में जर्मनी के सहपरिवार में रहती थी। नेताजी हिटलर से मिले। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत
और देश की आज़ादी के लिए कई काम भी किए। उन्होंने 1943 में जर्मनी छोड़ दिया, वहाँ से वो जापान पहुँचे, जापान में वे सिंगापुर पहुँचे, जहाँ उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज की कमान अपने हाथों में ली और उस वक्त रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज के नेता थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनः गठन किया, महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया, जिसकी लक्ष्मी सहगल कैप्टन बनी। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र ने सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य में 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की तथा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और संगठन के प्रतीक में उन्होंने एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना हुआ था। नेताजी अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई जान फूंकी थी। उनके जोशीले नारे ने सारे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया था। ये कुछ ऐसे नारे हैं जो आज भी राष्ट्रीय महत्व के अवसर पर हमें याद दिलाता रहता है कि हम एक हैं। देश का जय हिंद का नारा देने वाले तथा इसी ललकार के साथ अंग्रेजी हुकूमत का डटकर सामना करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों वीरों में बड़े सम्मान व श्रद्धा के साथ लिया जाता है। अत्यंत निडरता से सशस्त्र उपायों द्वारा सुभाष चंद्र बोस ने जिस प्रकार भारतीय अंग्रेजों का मुकाबला किया, उसके जैसा अन्य कोई उदाहरण नहीं मिलता है। तभी इनका पूरा जीवन आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। आगे बढ़ते हुए हम अब बात करेंगे कि कैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। 6 जुलाई 1944 को जब आज़ाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद और आज़ाद हिंद फौज नामा की स्थापना के उद्देश्य में बारे में बात की, तो इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा और ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु ताइवान में हो गई, परंतु उसका दुर्घटना का कोई साक्ष्य नहीं मिला। आज तक उनकी बॉडी नहीं मिली और आज ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा संशय माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इनकी बायोग्राफी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।